आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे एक ऐसी शख्सियत पे बात करने जा रहे हैं जिसने भारत को इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है जिससे हम कह सकते हैं कि अनपैरेलल। वो भारत के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनका जीवन इतना सफलतापूर्वक रहा है। वैसे उनका जन्म 26 सितंबर पाकिस्तान के झेलम डिस्ट्रिक्ट में हुआ 1932 में, और शुरू की शिक्षा जो है उन्होंने वहीं गांव के स्कूल में हासिल की। अभी बीबीसी एक रिपोर्ट में उस स्कूल को दिखा भी रहे थे कि वहाँ पे के हेड मास्टर ने अभी भी उनकी स्कूल की जो मार्कशीट है उसको संजो के रखा है। जाहिर सी बात है कि उनका स्टूडेंट इतना कामयाबी हासिल किया और इतने बड़े पद पे रहा तो वो एक गर्व की बात है। जाहिर सी बात है, पार्टीशन के बाद 1948 में वो अमृतसर आ गए और अमृतसर में आने के बाद जो है फिर यहाँ शिक्षा पूरी की। फिर उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और यहाँ से मास्टर इकोनॉमिक्स किया उन्होंने। फिर वो कैम्ब्रिज चले गए, वहाँ से फिर बीए किया उन्होंने, और ऑक्सफोर्ड से जो है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी वहाँ से हासिल की इकोनॉमिक्स में। और उसके बाद जो है वो कुछ दिनों तक पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है इकोनॉमिक्स के लेक्चरर रहे, और बाद में फिर जो है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जो है कुछ दिनों तक इन्होंने एज ए प्रोफेसर काम किया। वैसे इनकी योग्यता क्षमता को देखते हुए अलग अलग पदों पे वो काम करते रहे। फिर इन्हें ललित नारायण मिश्रा, जो उस वक्त रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्हें इनकी काबिलियत को देखते हुए इकोनॉमिक एडवाइज़र के रूप में उन्हें अपॉइंट किया। उसके बाद गवर्नमेंट के अलग अलग पदों में काम करते रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे। फिर उनका सफ़र शुरू होता है तो आप देखेंगे कि इतना लाजवाब। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 1969 से 71 तक वो जो है प्रोफेसर रहे। उसके बाद 1982 में जो उन्हें रिज़र्व बैंक का गवर्नर बनाया गया, और ये इससे पहले डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन भी जो है 80 से 82 तक रहे। और साथ ही साथ जो उसके बाद जो है 1951 मार्च 1991 में जो है उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। और 1991 ही के बाद एक उनको नई दिशा मिलती है या राजनीति में एक, जब 1991 में नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने बीबीसी के करस्पॉन्डेंट मार्क टेली को एक इंटरव्यू में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि जब मनमोहन सिंह अपनी कैबिनेट का गठन कर रहे थे तो अपने सेक्रेटरी को हमारे घर पे भेजा और कहा कि आपको नरसिम्हा राव जी जो है फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना था कि उन्हें यकीन नहीं हुआ, उन्होंने इस बात को हल्के में लिया। फिर जो है नरसिम्हा राव का जो है फ़ोन आया डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास
और उनका खुद का कहना है कि उनकी आवाज़ काफ़ी तेज़ थी और उन्होंने कहा कि कल राष्ट्रपति भवन आ जाओ, आपको शपथ लेनी है। तो इस तरीके से उनका भारतीय राजनीति में पदार्पण हुआ और 1991 में वो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बने नरसिम्हा राव सरकार में। नरसिम्हा राव की सरकार, प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे और उन्हीं के कैबिनेट में जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर बने। उस वक्त भारत की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी। जैसा शायद आप जानते हो कि भारत ने जो आज़ादी के बाद जो पॉलिसी अपनाई वो मिक्स्ड इकोनॉमी की, समाजवाद और पूंजीवाद का एक तरह से मिश्रण था। बहुत सारे संगठनों पे सरकार का अधिकार था और भारत में कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री भी थी और बहुत सारी चीज़ें प्राइवेटली लोग काम करते थे। लेकिन उससे जो है भारत का डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सका और जो डेफिसिट वगैरह जो उस वक्त था काफ़ी ज़्यादा था। तो नरसिम्हा राव ने शायद देखा कि आदमी गवर्नर और यूनाइटेड नेशन में भी रह चुके थे मनमोहन सिंह, उसके बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन, यूजीसी के चेयरमैन, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, काबिलियत तो थी ही। जैसा हमने आपसे कहा कि शायद हिंदुस्तान में इनसे पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ, लेकिन हम उसकी आगे बात करेंगे। अभी एज ए फाइनेंस मिनिस्टर बात करते हैं। तो बहरहाल भारत की जो उस वक्त की नीति थी, तमाम आलोचनाओं और विरोधों के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जो है लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, भारत में उदारीकरण की शुरुआत की। यानी जो एक लाइसेंस राज कहा जाता था, क्योंकि दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की वजह से व्यापार का आदान प्रदान सरल हो गया था। लोग जो है नई मार्केट की तलाश कर रहे थे। WTO का गठन हो चुका था। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भारत में भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम अपनी बाज़ार को खोलें। लेकिन जैसा हमने पहले भी आपसे कहा कि बहुत से लोग इस विचार से सहमत नहीं थे कि विदेशी कंपनी आ जाएंगी, भारत की अर्थव्यवस्था पे कब्जा कर लेंगी। जिस तरह से ईस्ट इंडिया आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे सत्ता पे काबिज हो गई। बहुत से लोगों का विचार ऐसा था जब उदारीकरण की नीति डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनाई और फॉरेन कंपनियों को जो है भारत में इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज किया कि आप भारत आएं, फैक्ट्री लगाएं और अपना रोजगार चलाएं। जैसा हमने कहा कि बहुत से लोगों ने इसका विरोध भी किया। तो नरसिम्हा राव एक बहुत अच्छी बात उस वक्त कही थी कि कोई भी बाहर की इंडस्ट्री आएगी तो भारत में टेक्नोलॉजी भी लेके आएगी और यहाँ फैक्ट्री लगाएगी, वापस जाएगी तो फैक्ट्री उठा के थोड़ी ले जाएगी। हाँ, जाहिर सी बात, जब कुछ पैसा लगाएगी तो कुछ मुनाफा भी कमाएगी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी तो भारत में ही रहेगी, भारत के लोगों को भी रोजगार मिलेगा और इससे भारत की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तो इस तरीके से मनमोहन सिंह को ये बात
एप्रिशिएट करने वाली है कि नरसिम्हा राव ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक तरह से फ्री हैंड दिया इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर कि आप भारत के लिए जो बेहतर हो आप वो पॉलिसी डिज़ाइन करें, खास के आर्थिक, और उसी हिसाब से अपना बजट भी पेश करें। तो इस तरीके से नरसिम्हा राव सरकार के ज़माने से फॉरेन डायरेक्ट FDI डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ भारत में लगना। तो जाहिर सी बात है उसमें समय लगता है। तो 91 से लेके 95 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर रहे और उस दौरान भारत की एक आर्थिक नीति में एक मूलभूत परिवर्तन लाया और इस तरीके से भारत की मार्केट दुनिया के लिए खुली और यहाँ पूंजी निवेश होने। उसके बाद जो 96 में इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस हार गई, फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने और बीच में थोड़े दिनों के लिए जो है जनता दल वगैरह आई, लेकिन फिर जो है 2004 तक जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर रहे। तो मनमोहन सिंह ने जो शुरुआत की थी उसके बाद जो भी वाजपेयी के ज़माने में जसवंत सिंह थे, यशवंत सिन्हा थे, ये सब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी पॉलिसी को पुश किया और आगे बढ़ाया। ऐसा नहीं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के जाने के बाद जो है आर्थिक उदारीकरण की नीति में बदलाव आया। वो जो एक शुरुआत उन्होंने की, जो विंडो ओपन किया था, अब विदेशों से जो है जो निवेश आने लगा था उसको आगे बढ़ाया। लेकिन फिर देखिए डेस्टिनी का खेल कि 2004 में जो है कांग्रेस पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बन के आई और इस UPA गठबंधन बना और उसमें सोनिया गांधी को जो है लीडर चुना गया। लेकिन किसी कारणवश जो है सोनिया गांधी ने वो पद लेने से इनकार कर दिया प्राइम मिनिस्टर का। तो किसे बनाया जाए, कहते कहते मनमोहन सिंह पे नजर गई और मनमोहन सिंह 2004 में जो है वो सरकार बने। पहले सिख माइनॉरिटी के लीडर जो है वो भारत के प्रधानमंत्री चुने गए, उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर। जो काम उन्होंने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर शुरू किया था उसे आगे बढ़ाया और मजबूत किया और मनमोहन सिंह के ज़माने में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जैसे P चिदम्बरम वगैरह, उनकी पॉलिसी को और आगे बढ़ाया और वो जो इन्वेस्टमेंट जो भारत में आए, आज जो आप इतनी मजबूत स्थिति भारत की देखते हैं, या 4 ट्रिलियन के जो है इकोनॉमी है, इसको बनाने वाला जो है सबसे बड़ा श्रेय जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है एज ए फाइनेंस मिनिस्टर और एज ए प्राइम मिनिस्टर। फिर 2004 से 2014 तक
वो 10 साल तक जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे और उनकी जो छवि निहायत ऑनेस्ट, सोबर, कम बोलना, लेकिन जो कुछ बोलना नाप तौल के बोलना, और इस तरीके से 2014 में जो है जब कांग्रेस हारी तो जाहिर सी बात है उसके बाद गवर्नमेंट बीजेपी की आई। लेकिन भारत के जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, इस सरकार ने कई लोगों को दिए, उसमें पीवी नरसिम्हा और भी शामिल, जो 5 साल तक इस देश के प्राइम मिनिस्टर रहे। चौधरी चरण सिंह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, कर्पूरी ठाकुर बिहार के चीफ मिनिस्टर, एस स्वामीनाथन, इन सभी लोगों को भारत रत्न दिए गए। क्या कंट्रीब्यूशन है चौधरी चरण सिंह का, या क्या कंट्रीब्यूशन है कर्पूरी ठाकुर का देश को? शायद बिहार के लिए उन्होंने किया होगा, लेकिन जिसने जो है भारत की दिशा बदली, और आज जो लोग सत्ता में हैं भारत को विश्व गुरु कहते हैं। भारत आज विश्व मंच पे जो खड़ा है इतनी इज्जत से, तो उसकी शुरुआत किसने की? आज जो इतनी इंडस्ट्री है, इतनी मैन्युफैक्चरिंग जो भारत में है, क्योंकि जाहिर सी बात है तो मनमोहन सिंह के ज़माने में शुरुआत हुई, तो उसका फल तो उन्हें नहीं मिल पाया। कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो 4-5 साल के बाद ही उसका प्रोडक्शन शुरू होता है। आज जो मनमोहन सिंह ने जो पेड़ लगाया था, उसका फल दूसरे लोग खा रहे, और ये फख्र से कह रहे, और करना भी चाहिए, कि भारत अब वो भारत नहीं। लेकिन अफसोस इस बात का कि जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग था, जो 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहा, जो 5 साल तक फाइनेंस मिनिस्टर रहा, जो गवर्नर रहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन रहा, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का चेयरमैन रहा, उसे वो सम्मान नहीं दिया गया। शायद सबसे ज्यादा भारत रत्न के लिए कोई डिजर्व करता है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कारनामा किया एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, एज ए प्राइम मिनिस्टर, या अलग अलग पदों पे जो रहे, वो भारत कभी नहीं भूलेगा। वक्त आएगा, बहुत से लोगों को मरणोपरांत सम्मान दिए गए बाद में, बहुत काफ़ी दिनों के बाद। जयप्रकाश नारायण को बहुत बाद में मिले, डॉक्टर अंबेडकर को बहुत बाद में मिले, सुभाष चंद्र बोस को बहुत बाद में मिला। शायद कोई ऐसा आएगा जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी वो सर्वोच्च सम्मान दिलाएगा जिसके वो पूरी सबसे ज्यादा हकदार, जिसने भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली। लेकिन बहुत से लोगों का ऐसे लोगों को सिर्फ राजनीतिक कारण से भारत रत्न सम्मान दिया गया। मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन उन्होंने काम किया कांग्रेस के लिए नहीं, देश के लिए किया।
वो देश के प्राइम मिनिस्टर थे, वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने जो कुछ भी योगदान दिया देश के लिए दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि 26 दिसंबर को उनकी हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि उन्हें वो सम्मान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। आई एम ए ग्रेट एडमायरर ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि जब हम एज ए लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया करते थे तो ये वही दौर था 90 का, ये ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, फ्री ट्रेड, WTO का समय था। तो उसका इम्पैक्ट जो है हमारे जहनों पे काफ़ी था। और जो उन्होंने अचीव किया एज ए फाइनेंस मिनिस्टर और एज ए प्राइम मिनिस्टर, जो देश को दिया, वो जैसा हमने शुरू में कहा था अनपैरेलल। तो मैं चाहता था कि एक एपिसोड डॉक्टर मनमोहन सिंह पे बनाऊं और अपनी सद्भावना जो है और प्यार, खुलूस, जिस खुलूस और प्यार से उन्होंने इस देश को चलाया, उसके लिए सैल्यूट करूं और याद करूं। तो आज के लिए इतने ही, फिर आप किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।